Welcome to VLearn. This is session number 13 of Multimedia Computing. In this session, we are going to cover following topics: Multimedia Operating Systems, its introduction, resource management, process management, threats, and priorities. Introduction. The operating system is the shield of the computer hardware against all software components. It provides a comfortable environment for the execution of programs and also ensures effective utilization of the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कंप्यूटर्स का जो हार्डवेयर है उसको एक शील्ड की तरह प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जितने भी आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं, मीन्स एग्जीक्यूट करते हैं और अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ योर ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस डिमांड दैट ह्यूमन्स परसीव देयर मीडिया इन अ नेचुरल एरर फ्री वे. These continuous media data like your audio and video originates at sources like your microphones can be act as source. The data are then transferred to their destination, for example loudspeaker located at same computer or at remote station. On the way from source to sink, the digital data are processed by at least some types of move, copy or transmit operation. जब डाटा आपके सोर्स से सिंक की तरफ जाता है तो उसके जो उसका मीडिएटर होता है बीच में वो या तो आप मूव के थ्रू, कॉपी के थ्रू या फिर ट्रांसमिट के थ्रू, ये 3 ऑपरेशंस हैं आपके जिनको परफॉर्म करके वो डाटा सोर्स टू सिंक ट्रैवल करता है. इन दिस डाटा मैनिपुलेशन प्रोसेस देयर आर ऑलवेज मैनी रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. Particularly in multimedia systems, the memory management has to provide access to data with a guaranteed timing delay and efficient data manipulation functions. In multimedia systems, the important issue is the integration of audio and video devices in a similar way to any other input or output device. जैसे आपका एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमारे लिए एक इनपुट डिवाइस है जो हमने अपने CPU के साथ अटैच करके यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर गिविंग इनपुट टू आवर कंप्यूटर. सेम उसी तरीके से जब हम मल्टीमीडिया के अंदर वर्क करते हैं और ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं तो हम उन्हें भी सेम एक कीबोर्ड की तरह ही सिस्टम के साथ एड्रेस करते हैं जिससे कि हम उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके ऑडियो और वीडियो डाटा को ट्रांसमिट कर सकें. सो इट्स द सेम फॉर एड्रेसिंग ऑफ माइक्रोफोन इज सिमिलर टू द एड्रेसिंग ऑफ कीबोर्ड इन द सेम सिस्टम. नाउ रिसोर्स मैनेजमेंट. Multimedia systems with integrated audio and video processing are at least limit of their capacity even with data compression and utilization of new technologies. Current computers do not allow processing of data according to their deadlines without any resource reservation and real-time process management. जितने भी अब करंटली हम कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हैं जिनको हम मल्टीमीडिया सिस्टम्स की तरह यूज़ करते हैं उनके थ्रू हमें जो मल्टीमीडिया सिस्टम चाहिए उसमें तो हमें चाहिए कि हमारा जो इंटीग्रेटेड है मीन्स ऑडियो और वीडियो दोनों को कंबाइन करके हम एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के थ्रू डाटा को कंप्रेस करके उस पर्टिकुलर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें. बट जो आपके करंट कंप्यूटर्स हैं वो डाटा को जो हमने इनपुट करना है उसके लिए डेडलाइन देता है विदाउट एनी रिसोर्स रिजर्वेशन. मीन्स हम पहले ही रिसोर्स को रिजर्व नहीं कर सकते स्टार्ट करने से पहले. Processing in this context refers to any kind of manipulation and communication of data. This particular stage of development is known as window of insufficient resources. In a multimedia system, the given timing guarantees for the processing of a continuous media must be adhered to be every hardware and software system component along the data path. The actual requirements depend on the type of media and the nature of application supported. जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है मीन्स हमें जो रिसोर्सेज की नीड है अपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को रन करने के लिए वो टोटली डिपेंड करती है कि हमारा मीडिया क्या है और मोर ओवर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो किस किस मीडिया को या किस उसका नेचर किस पर्टिकुलर रिसोर्स को सपोर्ट करता है. इन एन इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस विच compete फॉर अ सिस्टम रिसोर्सेज.
The system management must employ adequate scheduling algorithm to serve the requirement of the applications. सिस्टम के अंदर हमें एक मैनेजमेंट को डिस्प्ले करना होगा या फिर पुट ऑन करना होगा जस्ट फॉर शेड्यूलिंग पर्पसेस, जिसके अंदर हम एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि जितनी भी एप्लीकेशंस करंटली उस सिस्टम पे वर्क कर रही हैं वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर सकें. नाउ resources. A resource is a system entity required by task for manipulating data. Each resource has a set of distinguished characteristics which classified using the three schemes. First scheme is a resource can be active or passive. Secondly, a resource can either used extensively or exclusively by one process at a time or shared between various processes. रिसोर्स भी ऐसा भी हो सकता है जो हम पैसिवली यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसे एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, मींस डायरेक्टली और किसी मीडियम के थ्रू, या फिर हम उस रिसोर्स को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम वो सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो करंटली उस रिसोर्स को यूज़ कर रही है, या फिर एक ही मोमेंट पे बहुत सारी प्रोसेसेस उस पर्टिकुलर वन रिसोर्स को यूज़ कर रही है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अ रिसोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली वंस in the system, which is known as single, otherwise it is a multiple resource. In transporter based multiprocessor system, the individual CPU is a multi-resource, means a single CPU is used among many processes. Each resource has a capacity. Resource की capacity की अगर हम बात करें, that means we are talking about CPU capacity, its frequency range and storage capacity. These three combines a capacity of a resource, which results from the ability of a certain task to perform using the resources in a given time span. For real-time scheduling, only the temporal division of resource capacity among real-time process is of interest. रियल टाइम शेड्यूलिंग में जब हम रियल टाइम के अंदर शेड्यूलिंग को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे लिए मेन कंसर्न है हमारी रिसोर्स की कैपेसिटी के साथ साथ उसकी टेम्पोरल डिविजन्स, मीन्स रिसोर्स कितना कैपेबल है और मोर ओवर हम उसमें टाइम डिविजन्स कैसे मैनेज करें जस्ट टू इम्प्लीमेंट योर रियल टाइम प्रोसेसेस. Process management belongs to the category of active, shared, and most often a single resources. Now, there are certain requirements for your multimedia applications. The requirements of multimedia applications and data stream must be served by the single component of a multimedia system. The transmission and processing requirements of local and distributed multimedia applications can be specified according to four characteristics. First of all is throughput. The throughput is determined by the needed data rate of a connection to satisfy the application requirements. Throughput mean हम जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर क्या रेट है. कनेक्शन में जब हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर रेट विच नेम्ड एज डाटा रेट. तो जो हमारे डाटा यूनिट्स का साइज़ होता है कि हम कितने ब्लॉक का डाटा ट्रैवल करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर पे डिपेंड करता है कि हमारा डाटा रेट क्या है, और अल्टीमेटली उन सब के कलेक्शन के बाद हमें थ्रूपुट मिलता है कि करंटली हमें उस सिंगल प्रोसेस को जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसफर में उसमें कितना थ्रू आउटपुट हमें मिला. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, दैट इज एंड टू एंड डिले. Firstly, the delay at the resource, which is the maximum time spent for the completion of a certain task at this resource. Delay at resource means वो delay जो resource के साथ जब हम associate थे तब हमें face करना पड़ा. Like इस resource ने हमने एक task दिया resource को और उस resource को एक certain task complete करने के लिए कितना time span लगा. तो maximum time span is known as your delay at the resource. Secondly, the end-to-end delay, which is the total delay for the data unit to be transmitted from source to its destination. End-to-end delay means एक end का दूसरे end तक मैसेज जब तक नहीं पहुंचता उसके टाइम में जितना भी डिले हुआ, that is your total delay for a data unit. The jitter, or we normally named as delay jitter, determines the maximum allowed variance in the arrival of data at the destination. मीन्स ये वो टाइम है या वो वेरिएशन है जो हम अलाउ करते हैं कि डाटा इतने टाइम तक तो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए. देन वी हैव द रिलायबिलिटी विच डिफाइंस योर एरर डिटेक्शन करेक्शन मैकेनिज्म विच यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ योर मल्टीमीडिया टास्क. मल्टीमीडिया में अब जो टास्क परफॉर्म करते हैं मीन्स परफॉर्म करने का मतलब है कि या तो हम अपने डाटा को
ट्रांसमिट करेंगे या फिर हम उसे प्रोसेस करेंगे। तो उस टाइम पे एरर को डिटेक्ट करना एंड करेक्ट करना ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसे हम एक रिलायबिलिटी फेज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। नाउ द कंपोनेंट्स एंड फेजेस। One possible realization of resource allocation and management is based on the interaction between your client and their respective resource managers. The client select the resource, request a resource allocation by specifying its requirement through QoS specifications, that is quality of service specification, which is equivalent to your workload request. मीन्स क्लाइंट को अगर किसी रिसोर्स को यूज़ करना है, फर्स्टली वो अपना रिसोर्स जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं उनमें से एक रिसोर्स को सिलेक्ट करेगा, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिस्पेक्टिव रिसोर्स मैनेजर को रिक्वेस्ट भेजेगा और उस रिक्वेस्ट के अंदर स्पेसिफाई करेगा कि उसे किस पर्पज़ के लिए और ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको फुलफ़िल करने के लिए उसे पर्टिकुलर रिसोर्स की नीड है। नाउ द प्रोसीजर स्टार्ट्स। फर्स्ट द रिसोर्स मैनेजर checks its own resource utilization and decides if the reservation request can be served or not. क्लाइंट ने तो रिक्वेस्ट भेज दी, सारी रिक्वायरमेंट सब स्पेसिफाई करके दे दिया। जब वो रिक्वेस्ट रिसोर्स मैनेजर के पास पहुंचेगी देन इट्स हिज और हर ड्यूटी टू चेक ऑल द रिसोर्स यूटिलाइजेशंस। मीन्स क्या ये रिसोर्स रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल है भी या नहीं। ऑल द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस आर स्टोर्ड। दिस वे देयर शेयर इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिसोर्स कैपेसिटी इज़ गारंटीड। इसी तरीके से जो हम चेक करते हैं कि हम रिसोर्स को कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो इस टाइम पे किसी ने रिजर्व तो नहीं कर रखा, उसके थ्रू हम अपनी रिस्पेक्टिव रिसोर्स की कैपेसिटी को गारंटी करते हैं। नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। During the connection establishment phase, the QoS parameter, that is quality of service parameters, are usually negotiated between the requester and the addresser resource manager. There is some negotiation between the requester and the resource manager regarding this connection establishment phase for QoS parameters, that is quality of service parameters. The negotiation starts in just a simple case with specification of QoS parameters by the application. The resource manager checks whether these requests can be granted or not. जितने भी ये स्पेसिफिकेशंस हमें प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट QoS पैरामीटर्स की जो स्पेसिफिकेशन है, इसी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका रिसोर्स मैनेजर आपको रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगा या फिर उसे डिनाई करेगा। A more elaborated method is to optimize single parameters. In this case, there are two parameters which are determined by the application. For an example, we can take throughput and reliability. And the resource manager calculates the best achievable value for the third parameter. For an example, we can take third parameter as delay. So currently हमने दो पैरामीटर्स को डिटरमाइन किया और उनके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया कि इन दोनों की अगर हम ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो कितनी वैल्यू हम थर्ड पैरामीटर की अचीव कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन ऑप्टिमाइज माई पैरामीटर्स। To negotiate the parameter from end-to-end connection over one or more computer networks, the resource reservation protocols are employed. In this, we reserve the resource initially and then start our work. Now, there are certain phases of the allocation and management process. A resource manager provides components for the different phases of allocation and management processes. फर्स्ट फेज इज शेड्यूलेबिलिटी टेस्ट। मीन्स शेड्यूल को चेक करना कि जो रिसोर्स के पर्टिकुलर हमने शेड्यूल बना रखे है वो इट इज़ वर्किंग और नॉट। सेकेंडली क्वालिटी ऑफ सर्विस कैलकुलेशन, जो भी QoS पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं क्लाइंट्स के थ्रू, क्या वो उनकी कैलकुलेशन करके ये डिटरमाइन करना कि इज़ इट पॉसिबल टू रिजर्व और नॉट। देन रिसोर्स रिजर्वेशन, अगर पॉसिबल है तो रिसोर्स को रिजर्व कर देना। एंड लास्ट फेज इज रिसोर्स शेड्यूलिंग, इन विच जो हमने रिसोर्स दूसरे के लिए क्लाइंट के लिए रिजर्व करवाया है उसकी शेड्यूलिंग को अपने पास मेंटेन करना, ताकि जो कोई और यूज़र या फिर क्लाइंट उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिजर्व करने आता है तो हम उस शेड्यूलिंग को देखकर उसे करेक्ट आंसर रिस्पॉन्स कर सकें। नाउ एलोकेशन स्कीम। Reservation of resources can be made either in a pessimistic or optimistic way. Pessimistic means कि ऐसा सोचना कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मीन्स नेगेटिव वे में जाना। एंड ऑप्टिमिस्टिक हमेशा पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़ना।
First of all, pessimistic approach. Pessimistic approach avoids resource conflict by making reservation for the worst case. पेसिमिस्टिक में हम रिसोर्स के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे हम सबसे वर्स्ट केस को. लाइक इन अ मल्टीमीडिया सिस्टम द रिमेनिंग प्रोसेसर टाइम कैन बी यूटिलाइज बाय योर डिस्क्रीट मीडिया टास्क. दिस मेथड रिजल्ट इन गारंटीड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. With the optimistic approach, the resources are reserved according to an average workload only. This means the CPU is only reserved for the average processing time. This particular approach, that is optimistic approach, may overbook resources with the possibility of unpredictable packet delays. Means इस अप्रोच के थ्रू हम ओवरबुक कर सकते हैं रिसोर्सेज को, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि हो सकता है कि कुछ पैकेट के अनप्रिडिक्टेबल मीन्स हमने प्रिडिक्ट नहीं करें पर स्टिल दे कैन अकर इन देयर पैकेट ट्रांसमिशन. द रिसोर्सेज आर हाईली यूटिलाइज्ड थ्रू एन ओवरलोड सिचुएशन विच मे रिजल्ट इन फेलियर. अगर हम रिसोर्स के ऊपर जितना लोड वो हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा लोड देंगे देन इट कैन फेल्ड. द ऑप्टिमिस्टिक approach is considered to be an extension of the pessimistic approach. Process management. Process management deals with the resource main processor. The capacity of this resource is specified as processor capacity. Resource की capacity means हम एक processor की capacity को determine कर रहे हैं. Then only we can manage our process. The process manager maps a single processes on a resource according to a specified scheduling policies such that all the processes meet their requirements. A process under control of the process manager can adopt one of the four states. There are four states related to a process. First, it is in the initial state means no process is assigned to the program and the process is an ideal state. Then process may be in a waiting state for an event, that is locked state. वो अभी वेट कर रही है कि कोई इवेंट अकर होगा देन उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी. तो दैट मीन्स प्रोसेस इज इन वेटिंग स्टेट. इफ ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज आर असाइंड टू द प्रोसेस इट इज इन रेडी टू रन स्टेट. द प्रोसेस ओनली नीड द प्रोसेसर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. 3 स्टेट्स तो ये हो गई. लाइक इनिशियल स्टेट जब कोई प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम को असाइन नहीं की गई है. सेकेंडली प्रोसेस तो असाइंड है बट वो अभी किसी इवेंट के अकर होने का वेट कर रही है, दैट मीन्स इन वेटिंग स्टेट. एंड थर्डली इट इज़ इन रेडी स्टेट मीन्स इट गेट ऑल इट्स नेसेसरी रिसोर्सेज एंड आर असाइंड टू द प्रोसेस. फोर्थ इज द रनिंग एज लॉन्ग एज द सिस्टम प्रोसेस इज असाइंड टू इट. फोर्थ है कि प्रोसेस रन करती रहेगी तब तक जब तक कि आपका सिस्टम प्रोसेसर हमने उसको असाइन कर रखा है. जैसे ही हम सिस्टम प्रोसेसर उससे ले लेंगे द प्रोसेस विल गेट टर्मिनेटेड. द प्रोसेस मैनेजर इज़ द शेड्यूलर. शेड्यूलर मीन्स जो एक शेड्यूल को क्रिएट करता है. तो प्रोसेस मैनेजर एक शेड्यूल क्रिएट करता है जिसके अंदर कौन सी प्रोसेस किस पर्टिकुलर टाइम तक उस प्रोसेसर को हैंडल करेगी या प्रोसेस जो है वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं. This component transfer a process into a ready to run state by assigning it a position in the respective queue of the dispatcher. Dispatcher means जो कि एक dispatcher जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का एक बहुत ही असेंशियल पार्ट है जिसका वर्क होता है कि एक एक प्रोसेस को डिस्पैच करना जब वो प्रोसेसर अपना यूज़ कर सके. लाइक एक क्यू मेंटेन की जाती है डिस्पैचर में. जो प्रोसेस जिसको प्रोसेसर चाहिए वो उस क्यू के अंदर 1 by 1 अलाइन हो जाता है. जैसे जैसे प्रोसेस को सिस्टम प्रोसेसर मिलता रहता है 1 by 1 वो डिस्पैचर से डिस्पैच होती रहती हैं. द डिस्पैचर मैनेजेस द ट्रांजिशन फ्रॉम रेडी टू रन एंड टू रन. In most operating systems, the next process is to run is chosen according to a priority policies. Like certain priority are assigned to some policies or processes. Like P1 has priority 2 and P2 has priority 1. So अगर P2 और P1 दोनों एक ही टाइम पे आ रहे हैं then we first process the process second because its priority is higher than the process 1. But between processes which have same priority, the one with the longest ready time is chosen. Now, what are threads? An OS by 2. It is just a series of operating system. पर्टिकुलर इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो हमारे थ्रेड्स होते हैं वो एक लाइट वेट प्रोसेस है. मीन्स प्रोसेस का भी सबसे छोटा पार्ट जो है वो आपका थ्रेड होता है. थ्रेड्स जो हैं वो मिलके प्रोसेस बनाते हैं एंड प्रोसेस
अगेन क्लब होके आपका एक प्रोग्राम बनाती है. एक पर्टिकुलर थ्रेड इज जस्ट अ डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. It particularly belongs to exactly one address space and shares the resources which are allocated by their respective address spaces. Each thread has its own execution stack, register values and dispatch state. Means किस टाइम पे उस थ्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है, उस थ्रेड ने कौन सा रजिस्टर यूज़ किया है, कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शनिंग परफॉर्म किया है और किस टाइम पे हमने उसे डिस्पैच किया. दीज ऑल आर रिकॉर्डेड इन अ थ्रेड इटसेल्फ. Each thread belongs to one of the following priorities classes. There are certain classes related to thread. First one is your time critical class, another is fixed high class, then regular class, and lastly we have ideal time class. First of all, time critical class, which is reserved for threads that require immediate attention. ऐसे थ्रेड्स जिनको हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स करना होता है, हम उनको क्लासीफाई करते हैं टाइम क्रिटिकल क्लास में. एंड सेकेंड क्लास इज़ योर फिक्स्ड हाई क्लास. इसके अंदर हमने ये उन एप्लीकेशंस के बिल लाया है जिन्हें चाहिए एक गुड रिस्पॉन्स विदाउट बीइंग टाइम क्रिटिकल. मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि हमने उसे टाइम क्रिटिकल क्लास के अंदर इंक्लूड किया है पर फिर भी उसे रिस्पॉन्स जो है वो इमीडिएट और गुड रिस्पॉन्स चाहिए. देन इज़ योर रेगुलर क्लास विच मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ नॉर्मल टास्क. एंड लास्टली वी हैव आइडियल टाइम क्लास विच कंटेन्स द थ्रेड्स विद द लोएस्ट प्रायोरिटी. Any thread in this class is only dispatched if no other thread of any class is ready to execute. Then only the threads which have lowest priority are get chance to be run. Now, priorities. Within each class, there are 32 different priorities ranged from 0 to 31. Through time slicing, threads of equal priority have equal chances to execute. Time slicing means हर एक थ्रेड को हमने एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस प्रोवाइड कर रखा है. अगर उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है और वर्किंग अभी उसकी रहती है तब भी हम उसे प्रिमिट आउट करके नए थ्रेड को चांस देंगे. और जब ये सर्कलिंग कंप्लीट होकर उस थ्रेड के पास वापस आएगी देन ओनली इट कैन स्टार्ट इट्स प्रोसेसिंग फ्रॉम द लास्ट सेव्ड पॉइंट. और कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर्स व्हेनेवर अ थ्रेड ट्राइज टू एक्सेस एन अदरवाइज एलोकेटेड रिसोर्स. ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एक रिसोर्स किसी एक को अलॉट कर रखा है तब भी एक थ्रेड बहुत बारी ट्राई कर रहा है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एलोकेट करने का. तब उस सिचुएशन में हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच्ड हैज़ बीन अकर्ड. द थ्रेड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज डिस्पैच्ड एंड द टाइम स्लाइस इज स्टार्टेड अगेन. ये वही केस है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर एक थ्रेड ऑलरेडी उसे यूज़ कर रहा है और उसी टाइम पे कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर हो गया, दैट मीन्स एक और थ्रेड ने उस एलोकेटेड रिसोर्स को एक्सेस करना है, तब उनकी प्रायोरिटीज़ चेक की जाएंगी. जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसी को वो दिया जाएगा थ्रेड चांस दिया जाएगा रन करने का. एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम स्लाइस OS/2 कैन परमिट एनी डिस्पैच थ्रेड इफ अदर थ्रेड ऑफ इक्वल एंड हायर प्रायोरिटी आर रेडी टू एग्जीक्यूट. टाइम स्लाइस के एक्सपायरेशन पे भी अगर हमारे पास उस थ्रेड के लिए अभी वर्किंग है तो हम चेक करेंगे कि कोई और थ्रेड जिसकी प्रायोरिटी उसके इक्वल या उससे ज़्यादा है अगर वो वेट कर रही है देन ओनली वी प्रिमिट आउट आवर डिस्पैच थ्रेड. The time slice can vary between 32 milliseconds to your 65,536 milliseconds. The goal at the determination of time slice duration is just to keep the number of context switches low and to get a fair and efficient schedule for the whole runtime of the system. Threads of a regular class may be subject to a dynamic rise of priority as a function of your waiting time. So normally जो टाइम स्लाइस हम डिसाइड करते हैं वो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के किया जाता है कि ऐसा ना हो कि बहुत बारी वो कॉन्टेक्स्ट स्विच की सिचुएशन अकर हो रही है और इतना कम टाइम स्लाइस हमने एक प्रोसेस को या एक थ्रेड को प्रोवाइड किया है कि वो अपनी वर्किंग फिनिश ही नहीं कर पा रहा. थ्रेड्स आर प्रिमिटिव. दैट मीन्स if a high priority thread become ready to execute, the scheduler permits the lower priority thread and assigns CPU to higher one. The state of primitive thread is recorded so that the execution can be resumed after some time when it gets the resource. Do it yourself. Question first, explain resource management. Resource management को explain करना है आपको इसके अंदर, and then in second question you need to briefly explain the threads. Means what are threads और threads किस तरीके से resources को allocate कर सकते हैं और कैसे working करते हैं. Thank you. Happy learning. We learning.